नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से और भारतीय प्राच्य ज्ञान के माध्यम से निकल सकते हैं। आज 8 मई 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, कृष्ण पक्ष है, तिथि प्रतिपदा है और वार शुक्रवार है। विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 14 है। रमजान माह चल रहा है और हिजरी सन 1441 है। प्रतिपदा तिथि दिन में 1:02 तक है। उसके उपरांत द्वितीय तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र विशाखा दिन में 8:38 तक। उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग वारियान दिन में 12:55 तक। उसके उपरांत परिधि योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव दिन में 1:02 तक। उसके उपरांत तैतिल करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:47 पर और सूर्यास्त 6:59 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर मंडल देखें तो सूर्य मेष राशि में जो उसकी उच्च राशि है, मंगल कुंभ राशि में जो शनि की राशि है, बुध मेष राशि में उच्च के सूर्य के साथ, बृहस्पति मकर राशि में जो शनि की राशि है लेकिन बृहस्पति की नीच राशि भी यही है, और शुक्र वृष राशि में जो उसकी स्व राशि है, शनि मकर राशि में जो उसकी स्व राशि है, राहु मिथुन राशि में जो उसकी उच्च राशि और केतु धनु राशि में जो उसकी उच्च राशि है, और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जो उसकी नीच राशि के अंदर है विद्यमान है। यानी आज के दिन में ये ग्रहों की स्थिति आपको आकाशीय स्थिति के बारे में हमने बताया। ग्रह योग की बात करें तो कुमार योग सूर्योदय से लेकर के दिन में 8:38 तक, राजयोग दिन में 1:02 से सूर्योदय तक, और श्री नारद जयंती आज है, श्री टैगोर जयंती आज है, बंगाल में प्रमुख रूप से मनाई जाती है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:26 तक है। लाभ और अमृत का चौघड़िया 7:26 से 10:44 तक है। शुभ का चौघड़िया 12:23 से 2:02 तक है। चर का चौघड़िया पुनः 5:20 से सूर्यास्त तक रहने वाला है। राहु काल वेला दिन में 10:30 से 12 बजे तक है। राहु काल में जो लोग शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और कार्यों को टाला जाना भी संभव न हो तो दूध या दूध से बनी चीजों का आप सेवन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन की मूड की। आज चंद्रमा अपनी नीच राशि में वृश्चिक राशि में। इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि मंगल की राशि में चंद्रमा अपने अधिकारों और अपने अंदर के तनाव को बेहद एक जटिल एक तरह से स्थिति आप कह सकते हैं कि वो जो चाह रहे हैं, वो जो जिन चीज़ों के प्रति बहुत दिनों से सोच रहे हैं, अगर वो कार्य करने के लिए अनुकूल स्थितियां नहीं हैं तो ये चंद्रमा आपके अंदर एक तरह से नकारात्मकता कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में आपको दिखाई दे सकती है। जिन भी लोगों ने कुछ संकल्प कर लिए थे, ऐसे 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 कोई कल्पनाशीलता आ गई थी या मन के अंदर कोई ऐसे भाव कि ये इस तरह से पूरा होना चाहिए और वो पूरे नहीं हुए हैं पिछले दिनों, आज वो दिन है कि वो सभी लोग थोड़े से उद्विग्न हो सकते हैं, थोड़े से टेंस हो सकते हैं, थोड़े से तनाव के अंदर हो सकते हैं। थोड़ा सा उनका वार्ता करने का ढंग और उनका बिहेवियर में हल्का सा कहीं तनाव आप देख सकते हैं। तो इसको समझते हुए जो लोग ऐसे लोगों के साथ होते हैं वो लोग सुबह ही ये बात समझ जाते हैं कि आज कुछ ना कुछ दिन के अंदर ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को सुबह का नाश्ता बहुत बढ़िया दिए जाने की आवश्यकता है। उसमें थोड़ा मीठा, थोड़ा ऐसा जो उनके उस दिन को शुरुआत को ही अच्छा कर दे, उनके मूड को ठीक कर दे। तो उनके पसंदीदा चीज़ों का नाश्ता अगर ऐसे लोगों को या सभी लोग भी करें तो भी कोई बुराई नहीं है। आप देखेंगे अगर आपको अच्छे दिन की शुरुआत अच्छे नाश्ते से हो गई है तो आपको लगेगा कि चीज़ें थोड़ा ठीक आपका मन काम करेगा और नकारात्मकता की तरफ थोड़ा नहीं जाएगा, कम जाएगा।
सबसे मुख्य बात जो इस आज के दिन के अंदर है वो इस बात का ख्याल करने की है कि अधिकारवादिता बिल्कुल नहीं दिखानी है आज किसी स्तर पर भी। अब क्योंकि इतने दिनों से हम एक तनावपूर्ण स्थिति के अंदर है, आप यकीन माने जहां कहीं भी नकारात्मकता, नकारात्मक व्यवहार या अधिकारवादिता अगर दिखाई गई तो दूसरा पक्ष इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। उसके पास उस जो सहज, जो उसके आंतरिक गुण हैं तो भी, जिनमें वो किसी बात को शांति से सुन करके, और जो लोग बहुत तपस्वी लोग हैं, जो लोग बहुत शांति से बातों को सुन लेते हैं, उनका भी धीरज हो सकता है कि जवाब दे जाए और वो किसी बात के लिए बिल्कुल भी अपने ऊपर उसका वो ना लें। आपने जैसे अधिकारवादिता दिखाई वो तुरंत आपको जवाब दे बैठे, तो ये तनावपूर्ण स्थिति आ सकती है। ये आप वृहद स्तर पर बड़े आप राजनीतिक स्थिति में पूरे विश्व के अंदर देख सकते हैं, अपने देश में देख सकते हैं, अपने शहर में देख सकते हैं, अपने घर में भी देख सकते हैं कि जहां कहीं भी अधिकारवादिता या आदेश दिए जाएंगे और वो आदेश अगर किसी के भावनात्मक उसके प्रतिकूल हैं जो चिंतन के, तो उसको कहीं ना कहीं नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। चाहे वो बात सही ही हो, भले ही आपने बिल्कुल अच्छी बात की हो, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है उसके जवाब आपको ठीक से मिले। तो बहुत समझदारी से आज के दिन की शुरुआत करने की आवश्यकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज के दिन के अंदर जो मंगल है, जिसकी राशि के अंदर चंद्रमा है, वो शनि की दूसरी राशि के अंदर कुंभ के अंदर बैठे। बहुत मुश्किल बात यह है। हाँ, एक और बात, जो शुक्र और चंद्रमा का दृष्टि संबंध भी आ जाए तो वो लोग जो कहीं तनाव में हैं, उन्हें अगर मधुरता, कोमलता या स्नेह के साथ कोई बात कही जाएगी तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता के साथ जुड़ भी सकते हैं। तो ये एक शुक्र और चंद्रमा का संबंध एक आशा भी जगा रहा है, और मंगल यहां पर कुंभ राशि के अंदर बैठ करके ऐसी स्थिति को उत्पन्न कर सकते हैं कि कहीं कोई पिछले दिनों की नकारात्मकता के आधार पर आक्रामक ना हो जाए। तो वो आक्रामकता को अगर शुक्र की सहजता, शीतलता और बहुत ही एक डिप्लोमेसी ना मिली तो ये स्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी एक की नकारात्मकता, दूसरे का जो छिपी हुई आक्रामकता और तीसरे का उसके अंदर इतने दिनों से रखा हुआ धीरज कोई छूट ना बैठे और कोई एक ऐसी स्थिति ना हो जाए जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये पिछले दिनों, एक दिन पहले अगर कोई इस तरह की स्थितियां हमने देखी तो उन स्थितियों को पिछले कल या एक दिन पहले और 2 दिन पहले की जो स्थितियां रहीं उनमें कहीं बढ़ोतरी ना हो जाए, उनमें कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि बाद में फिर उसको एक के बाद एक चेन आगे बढ़ती चली जाए। तो पिछले दिनों की नकारात्मकता को काबू में बहुत शांति से करने की आवश्यकता है। आज के विपरीत जाती स्थिति पे नियंत्रण करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ आज अपने मन को अगर कोई काम न भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नकारात्मकता तो बिल्कुल भी आज न परचेज कर बैठे, न खरीद बैठे, न बढ़ा बैठे, न नकारात्मकता के पक्ष में एक शब्द भी बोलना आज कुछ ज़्यादा ही मुश्किल भरा हो सकता है। बहुत समझ करके आज के दिन का उपयोग करने की आवश्यकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए। आइए बात करते हैं लगातार जो हमारा चिंतन चल रहा है कुंडलियों को लेकर के। आज हम बात करेंगे छठे चक्र की। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुंडली जागरण, सप्त चक्र जागरण हमारा लगातार चल रहा है। छठे चक्र में इसे आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच में स्थित होता है। इसका रंग गहरा नीला होता है। इसमें 2 बड़ी पंखुड़ियां वाले कमल का अनुभव होता है। इसकी 2 पंखुड़ियां आत्मा और परमात्मा, तर्क और वितर्क, इड़ा और पिंगला, नर और नारी, इसको इंगित करती है। मतलब 2 तरह की ऊर्जाएं जो यहाँ उपलब्ध है हमारे जगत में, उन दोनों का यहाँ आकर के एक तरह से कहें तो मिलन भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों की सही संतुलन, और यहाँ से एक ऐसी स्थिति कि अगर आज्ञा चक्र जिनका भी जागृत हो जाता है, जो यहाँ तक अपनी ऊर्जा को ला पाते हैं, उनके लिए हर चीज
एक बैलेंस में होती है, वो सभी चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। उनकी आज्ञा प्रकृति की आज्ञा होती है। वो जिसको जो कह देते हैं, जो भी मन में उनकी इच्छा जागृत हो जाती है, प्रकृति उसको करने के लिए चल पड़ती है। तो ये हमारे एक तरह कहना चाहिए कि घर रूपी हमारा जो भवन है, हमारा जो शरीर है, उसका वो इलाका है जहाँ से पूरा कंट्रोल एक तरह से एक कहना चाहिए कि नियंत्रित होता है। यहाँ से सब चीज़ संतुलित हो जाती है। यहाँ से हर वो चीज़, दृष्टि हमारी किसी भी चीज़ को अगर ये जागृत कर लेते हैं हम, यहाँ अगर हमारी ऊर्जा का स्तर ये हो जाता है आज्ञा चक्र तक, तो बहुत बड़े मनीषी जिनका आप नाम लें, जिनके लिए सब कुछ दर्द और सुख एक है, जिनके लिए वो ये जगह है। सारी विद्युता हमें यहीं से मिलती है। इसमें दो त्रिकोण होते हैं, जिनमें से एक ऊर्ध्वमुखी है और दूसरा अधोमुखी है। इस तरह ये एक तारे जैसी आकृति वाला चक्र भी है। इसका बीज मंत्र शम है। आज्ञा चक्र बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा से प्रभावित होता है। इसकी धातुएं स्वर्ण और रजत है, प्रतिनिधित्व करता है। आज्ञा चक्र 5 तत्वों के परे है। इस चक्र को सक्रिय रखने के लिए उपयुक्त भोजन केवल शुद्ध वायु है। इस शीर्ष ग्रंथि पिनियल ग्रंथि से संबंधित है, जो मेलाटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। यह हार्मोन सोने या जागने की क्रिया को नियंत्रित करता है। यह मस्तिष्क के निचले भाग, बाईं आंख, कान, नाक और नाड़ी तंत्र को नियंत्रित करता है। यहाँ से 2 ध्वनियाँ निकलती हैं। इस स्थान पर पिनियल और पिट्यूटरी जो हमारी ग्रंथियाँ हैं वो मिलती हैं आकर, इसलिए इसके जागरण का केंद्र भौं के बीच का बिंदु है। ध्यान, एकाग्रता और आत्मदर्शन के लिए भौं के बीच का यह बिंदु बहुत विशिष्ट है। इस पर ध्यान करने से समाधि की योग्यता आती है। मित्रों, जो लोग भी मेडिटेशन में हम कहते हैं कि आप ध्यान करें, तो हम क्यों यहीं दोनों भौं के बीच के स्थान को चुनते हैं, ये आज आप अच्छे से समझ पाएंगे। मूलाधार से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना अलग अलग प्रवाहित होती हुई इस चक्र पर आकर के मिलती हैं। जब साधक गहरे ध्यान में होता है और उसकी सारी संवेदनाएं शून्य हो जाती हैं, तब आज्ञा चक्र से सहस्त्रधार चक्र तक जाने के निर्देश इसी चक्र से आपको मिलते हैं। जो मनुष्य इन चक्रों पर ध्यान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप माने आपके नकारात्मकता पूरी तरह नष्ट हो जाती है और दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती चली जाती है। इसे शिव का तीसरा नेत्र भी कहते हैं। इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं, क्योंकि योगियों को ईश्वरीय अंतर्दृष्टि इसी चक्र से प्राप्त होती है। यहां पहुंचकर मनुष्य को मोक्ष का द्वार दिखाई देने लगता है। उसे ये समझ आने लगता है कि उसके लिए ये जो जीवन है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। यही चरमानंद, सूक्ष्म दृष्टि, अतीन्द्रिय श्रवण, अंतर्ज्ञान, असाधारण शक्तियां आपको प्राप्त होती चली जाती हैं। इसी छठे चक्र से मनुष्य को दूरबोध, टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, वो ज्ञान प्राप्त होता है और पुनर्जन्म और अगले जन्मों का आपको अनुभूति होने लगती है। आज्ञा चक्र मन और बुद्धि का मिलन का स्थल है। योगाभ्यास और गुरु की सहायता से साधक कुंडलिनी शक्ति को सहस्त्रधार चक्र में विलीन करा करके दिव्य ज्ञान और परमात्मा तत्व को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त करता है। यह मनुष्य के ज्ञान चक्षुओं को खोलता है। आज्ञा चक्र का संतुलन बिगड़ने पर आंख, कान, नाक के रोग, हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स, सिर दर्द, अनिद्रा, आधे सिर में दर्द के रोग आदि होते हैं। आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन और शवासन करने के लिए कहा जाता है। मित्रों, आज्ञा चक्र वो जगह है जहां हमारी ऊर्जा अगर हम प्रभावित करके यहाँ इस स्तर तक हम ले जाते हैं। स्तर रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे प्रवाहित करते हम वहाँ तक ले जाते हैं तो हमें बहुत से इंट्यूशंस होते हैं, सही इंट्यूशंस, यानी कि आप अपनी उपलब्ध ज्ञान चाहे जिस स्तर का हो,
कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत बड़े विद्वान हो, आपने बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करी हो, लेकिन आपका जो आंतरिक ज्ञान है वो इस स्तर का होगा कि आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वो सही की तरफ होगी, आप जो भी बोलेंगे वो सही की तरफ जाएगा। वहां अपनी ऊर्जा को स्थिर रख पाना मुश्किल, लेकिन उस स्तर को अगर आपकी ऊर्जा छूती भी है तो भी आपके अंदर एक विलक्षण प्रतिभाएं, जिसको कहते हैं कि हम कुछ लोग होते हैं जो विलक्षण होते हैं, जो कहते हैं जो करते हैं उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है, उनका बोलने का और जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है, उनके बुराई और अच्छाई के बीच से वो इस तरह निकलते हैं कि जैसे कोई बिल्कुल पवित्र आत्मा निकलती है। तो ये स्तर पाने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं, मनुष्य तो इसके लिए प्रयत्न करते ही रहते हैं। तो यहाँ अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ तक अगर आप अपनी ऊर्जा के स्तर को बार बार लेके आ पाते हैं तो ये बहुत ही ऊंची स्थिति है मित्रों। इसके लिए आप प्रयत्न कर सकते हैं किसी अच्छे गुरुजन की मदद से। वक्त तो चला एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार भारतीय राजनेता हैं और वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इनका जन्म 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर बिहार में हुआ। इनके पिता एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी थे। नीतीश कुमार ने 1972 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि अब NIT पटना है, से विद्युत इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। नीतीश 1974 एवं 1977 में जयप्रकाश बाबू के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में शामिल रहे थे। वे पहली बार बिहार विधानसभा के लिए 1985 में चुने गए थे। 1987 में वे युवा लोकदल के अध्यक्ष बने। राजनीति में इस शानदार शुरुआत के बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 1998 से 99 में वे भारतीय भूतल परिवहन मंत्री व 2000 से 2001 में कृषि मंत्री रहे। 2001 से 2004 के बीच नीतीश भारत के रेल मंत्री रहे। 2005 से आज तक नीतीश 5 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में भी मुख्यमंत्री पद पर पदासीन है। आइए आज इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इनका मिथुन लग्न की कुंडली और लग्नेश का भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, बृहस्पति और राहु के साथ होना। मित्रों, जब लग्नेश खुद भाग्य स्थान में हो, इसके मायने ये होते हैं कि हर बार एक के बाद अगली कड़ी इनको भाग्यवश ऐसे लोग मिलते चले जाएं जिनमें आप देखें बृहस्पति प्रधान लोग, जो कि गुरुजन की तरह से हों, जो इनको सिखाएं, बताएं कि कैसे इनको कार्य करना है, जो सूर्य की माफिक हो, जिनमें ऊर्जा की कोई कमी ना हो, वो भी इनको उपलब्ध। आप देखिए राहु की माने दो, जो इनसे छोटे भाई या इनके एक तरह से इनकी आज्ञा पालन करने के तत्पर हो, लेकिन बहुत ही एग्रेसिव लोग हों, वो भी इनको उपलब्ध है। और बुध यानी कि ऐसे लोग जो धन के सारे प्रबंधन को करना जानते हो और सारा मैनेजमेंट जिनको आता हो। तो ये सारी चीजें जिसको भाग्यवश ऐसे सारे लोग जिनको उपलब्ध हो जाएं, वो व्यक्ति उन्नति के चरम पर तो पहुंचना ही है उसको। तो यहाँ हम इस कुंडली के माध्यम से जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं उनको आप देखिए कि जब लग्नेश भाग्य स्थान के अंदर अगर बहुत सारे उसको ग्रहों का ताकत मिल जाती है, दृष्टि संबंध मिल जाते हैं या सहयोग मिल जाता है, तो व्यक्तित्व में ये सारी विशेषताएं जाती हैं, जीवन में वो सारे लोग मिल जाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनते चले जाते हैं और आगे से आगे आपकी सफलता मिलना आपको होता है। शनि का चतुर्थ स्थान में होना किसी भी कुंडली के अंदर आपको जो विशेषता देता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप राजनीति की आपको हर परिस्थिति को सही से समझ, सही आकलन करना और अवसर को ठीक से समझना, कौन आगे किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से आपको आगे सफलताएं मिलनी हैं और क्या माध्यम आपको अपनाने, इसकी अगर कोई सटीक जानकारी किसी व्यक्ति को सर्वाधिक होती है तो वो शनि का आपके चतुर्थ स्थान में, पब्लिक डोमेन में आप ऐसे लोगों से जुड़े होते हैं, सबका दर्द समझना, संवेदनशीलता आपके अंदर चरम पर होना और आप ऐसे व्यक्तित्व में ढल जाते हैं जिसके अंदर हर कोई व्यक्ति के लिए आप उपलब्ध होते हैं। कोई भी जो आपके पुराने जानकार हैं वो सब आपको ये कहते हैं
ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं कि साहब हमने कोई भी बात इन्हें कही, इन्होंने तुरंत हमारी सुनवाई करी। तो ये संवेदनशीलता आपको शनि जब आपका चतुर्थ स्थान में होता है तो पब्लिक से जोड़ता है। हर आम इंसान, हर व्यक्ति, हर जिसकी कोई कहीं सुनवाई नहीं, वो ऐसे व्यक्तियों को अगर आकर के अपनी बात कहते हैं तो वो व्यक्ति जीवन के अंदर एक तरह से वो सर्वाधिक उपलब्ध व्यक्तियों के तौर पर उनको रख सकते हो आप। यहाँ चंद्रमा का मंगल की राशि में होना और मंगल का शुक्र, उच्च के शुक्र के साथ 10वें स्थान में होना इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति के अंदर हार नहीं मानना। कोई ऐसी स्थिति नहीं जिसको कोई इनको ये कह दे कि इससे डरा दे, डरा नहीं सकते आप इन्हें, क्योंकि मंगल जब 10वें स्थान में होते हैं तो व्यक्ति अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ उपलब्ध होता है। किसी भी छोटे से काम में भी वो बिल्कुल घबराता नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, आप इनके चेहरे पर शिकन नहीं देखेंगे, आप हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा नीतीश कुमार जी का जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि कोई समस्या जैसे है ही नहीं। एक और बात यहाँ पर, जैसे कि एक कहते हैं ना कि चंद्रमा का 6ठे स्थान पे होना शत्रुहंता राजयोग की श्रेणी में आता है और मंगल की राशि में हो तो कहने ही क्या, आपके शत्रु बिल्कुल निष्प्रभावी होकर के, जैसे कोई उनको बिल्कुल धूर धूसरित कर देने की जो एक विशेषता किसी अगर कुंडली में होती है तो उसको हम चंद्रमा या सूर्य के 6ठे स्थान में होने को से हम दर्शाते हैं। तो आप देखें कि जब कभी भी जिस कुंडलियों के अंदर भी ये 6ठे स्थान के अंदर इस तरह के ग्रह हो, शनि हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, तो आप कह सकते हैं कि सामने वाले की स्थिति को तो बिल्कुल एकदम कहीं कोई जगह ही नहीं शत्रुओं को रहती, ऐसी ये कुंडली यहाँ पर इस योग को दर्शाती है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।